दोस्तों नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वरिष्ठ लेखक व पत्रकार सुप्रिय लखनपाल द्वारा लिखे गए एक लेख के द्वारा आपको दुनिया की एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको जानने और समझने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस लेख की पहली किस्त पेश है। आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत ये है कि भारत में अब आपकी चुनी हुई सरकारों की नहीं बल्कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि की हुकूमत ही चलती है। पहले यहाँ ब्रिटेन के पूंजीपतियों की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चलती थी और अब तमाम विकसित देशों के पूंजीपतियों की मल्टीनेशनल कंपनियों की सरकारें चल रही हैं। यानी हम पहले भी गुलाम थे और आज तो उससे भी कहीं ज़्यादा गुलाम हैं। ध्यान रहे कि आज के 21वीं सदी के दौर में अगर आप सिर्फ आर्थिक रूप से गुलाम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राजनीतिक रूप से आज़ाद हैं। तब आप राजनीतिक रूप से भी गुलाम ही हैं। आज ग्लोबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण आदि के लुभावने नारों की आड़ में हम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के पूरी तरह गुलाम हो चुके हैं। वित्तीय पूंजी के चंगुल में फंसकर दुनिया के लगभग सभी विकासशील देशों की सरकारों की तरह आपकी सरकार भी वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO और WHO जैसे आज के नए और आधुनिक महाजनों व साहूकारों की वित्तीय पूंजी के आगे लाचार है। इस वित्तीय पूंजी ने सभी विकासशील देशों की सरकारों को अप्रासंगिक बना दिया है। किसी ज़माने में विकसित और साम्राज्यवादी मुल्कों की वित्तीय पूंजी की दलाली करने वाले विकासशील देशों के दलाल पूंजीपति अब विकासशील देशों के आत्मनिर्भर कॉरपोरेट्स बन चुके हैं। आपके भारत जैसे विकासशील देश की तस्वीर भी आज कुछ ऐसी ही है। तो क्या आप अब भी ये जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर ये सब कब, कैसे और क्यों हुआ? सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के भारत में आने से पहले तक यहाँ सामंती व्यवस्था कायम थी, लेकिन ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर मशीनों के आगमन से उदित हुए पूंजीवाद से जब सारे बाज़ार पट गए तो नए बाज़ारों की तलाश में ब्रिटिश पूंजी दुनिया के तमाम देशों के अलावा 16वीं सदी में भारत में भी पहुंच गई। सभी जानते हैं कि ये पूंजी अन्य देशों की तरह भारत में भी व्यापार के बहाने पहुंची थी। तब भारत में मुग़ल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति दी थी। इस व्यापार के जरिए ब्रिटिश पूंजी भी भारत में पहुंच गई और देखते ही देखते उसने समूचे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह भारत में एक ऐतिहासिक विकास क्रम के साथ पूंजीवाद का स्वाभाविक विकास नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा इसे ताकत के बूते जबरन भारत पर थोप दिया गया। ब्रिटेन द्वारा भारत में लगाई गई पूंजी से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इस पूंजी से होने वाला सारा मुनाफा ब्रिटेन पहुंचता रहा, जिससे ब्रिटेन में पूंजी का विकास उसकी चरम सीमा तक पहुंच गया और उसने ब्रिटेन को लगभग पूरी दुनिया में एक साम्राज्यवादी ताकत के रूप में स्थापित कर दिया और भारत को अपने एक उपनिवेश के रूप में तब्दील कर दिया। सभी जानते हैं कि कहीं भी भारी उद्योग लगाने के लिए वहाँ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। मतलब उद्योग के लिए कच्चा माल लाने और उत्पादित वस्तुओं के वितरण के लिए परिवहन के साधनों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए अंग्रेज़ों ने भारत में रेल व सड़क परिवहन से जुड़े उद्योगों और मशीनों के संचालन के लिए बिजली से जुड़े उद्योगों की स्थापना की। कुशल कारीगरों के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, पानी के इस्तेमाल के लिए नदियों में बांध बनाए गए, मज़दूरों के इलाज के लिए अस्पताल खोले गए तथा संचार के साधनों के लिए डाक विभाग
तथा दूरभाष केंद्रों की स्थापना की गई। मीडिया व मनोरंजन के लिए अखबार, रेडियो व सिने जगत की भी स्थापना की गई। बंदरगाह और हवाई अड्डे बनाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय राजसत्ता का भी गठन किया गया। पुलिस सहित तमाम तरह के सुरक्षा बल और सेना का गठन किया गया। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईएफएस जैसे अधिकारी तैयार कर नौकरशाही का गठन किया गया। आईबी जैसे खुफिया विभाग का गठन किया गया। असेंबलियों के रूप में विधायिका का गठन किया गया। न्यायालय खोलकर न्यायपालिका का गठन किया गया और इस तरह देश में कानून का राज स्थापित किया गया। मनु आचार संहिता के आधार पर सीआरपीसी और आईपीसी जैसे कानून बनाए गए। कई काले कानून भी बनाए गए। कई क्षेत्रों से जुड़े हुए कई विभाग बनाए गए। फिर उनके मैनुअल यानी नियम और कायदे बनाए गए। जेलें बनाई गईं और इस तरह भारत में एक औपनिवेशिक सत्ता का गठन किया गया। फिर 14 अगस्त 1947 की आधी रात को हुए एक समझौते के तहत ये सत्ता ज्यों की त्यों नरम दल की कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के हाथों में सौंपकर अंग्रेज अपने वतन इंग्लैंड लौट गए। समझौते के तहत यह सत्ता भारतीय नेताओं को 50 साल की लीज पर सौंपी गई थी। इस कथित आज़ादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत द्वारा और भी कई किस्म की शर्मनाक शर्तें भारतीय राज सत्ता पर थोप दी गई थीं, जिनमें ब्रिटेन के गुलाम देशों की जमात में भारत को भी शामिल करते हुए उसे कॉमनवेल्थ का सदस्य बना दिया गया था। एक अन्य शर्त के तहत तय हुआ था कि देश के समूचे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह अक्षुण्ण यानी ज्यों का त्यों बरकरार रखा जाएगा। सत्ता के मौजूदा ढांचे को भी जस का तस बनाए रखा जाएगा। साथ ही भारत में मौजूद अंग्रेज पूंजीपतियों की पूंजी और सत्ता का पूरा लाभ बाइज्जत व सप्रेम भेंट के तौर पर इंग्लैंड पहुंचता रहेगा, ताकि पहले वाला संबंध व रिश्ता नाता हमेशा के लिए बना रहे। क्योंकि यह आज़ादी हम आपको किसी क्रांति के तहत नहीं दे रहे हैं, जिसका सपना भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने देखा था। हम तो ऐसे क्रांतिकारियों के डर से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। अब ये तो हम भारतीयों का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इस कथित आज़ादी के बाद हमारे कर्णधारों ने ब्रिटेन के प्रति अपने सातों वचन बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ निभाए। पूरी वफादारी के साथ राजकाज चलाने को लेकर दिए गए अंग्रेज़ों के दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया। फिर 50 साल तक भारतीय नेताओं की सेवा का आकलन करते हुए उन्हें शाबाशी के काबिल पाया गया। इससे खुश होकर 1997 में ब्रिटेन की महारानी प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गरेट थैचर अगले 50 साल के लिए आज़ादी के पट्टे का तोहफ़ा लेकर भारत आईं और लीज़ पर अपने हस्ताक्षर बनाकर लौट गईं। अब इस मिसाल से तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कोई भी देश की अर्थव्यवस्था पर राज करता है, वही राजनीतिक सत्ता पर भी राज करता है। अब जिस तरह से देशी विदेशी कॉरपोरेट्स और उनकी कंपनियों ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं की उदारता के माध्यम से वित्तीय पूंजी के ज़रिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर अपना पूरा नियंत्रण कायम कर लिया है, वही देश की राजनीति का भी संचालन करेंगे, जिसके कारण ही अब आपकी चुनी हुई सरकारों की देश में कोई भूमिका नहीं रह गई है, सिवाय इसके कि जब आप किसी समस्या को लेकर कोई आवाज़ उठाएं या कोई आंदोलन चलाएं या सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करें, तो आपको भारतीय सत्ता के डंडे से हाँक दिया जाए। उसके बाद आप मरें या जिएं या घायल होकर शहीद हो जाएं, सरकार को इन फालतू की बातों से कोई मतलब नहीं रहेगा। वह इसका कोई आंकड़ा भी तैयार नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए राहत देने के नाम पर आपका ही जो पैसा इकट्ठा करेगी उसे भी लेकर चंपत हो जाएगी, जैसा कि कोरोना के दौरान मरने वाले और किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के साथ हुआ। अब समझने की बात यह है
कि अंग्रेज़ों ने भारत में उद्योग लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, कई लोगों ने इसे ही भारत का विकास मान लिया, जबकि ये एक विनाश की तरफ जाने वाला रास्ता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद साम्राज्यवादी विकसित देशों ने दुनिया के विकासशील देशों का आपस में बंटवारा कर लिया और उन्हें अपने उपनिवेश बनाकर उनका शोषण व दोहन किया। इस प्रक्रिया ने दुनिया में एक नई परिघटना को जन्म दिया। इससे विकसित और साम्राज्यवादी देशों में औद्योगिक और मौद्रिक पूंजी ने वित्तीय पूंजी का रूप धारण कर लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई और आधुनिक किस्म की महाजनी सभ्यता ने जन्म लिया। अब साम्राज्यवादी मुल्कों ने अपने उपनिवेशों में औद्योगिक पूंजी का निवेश करने के बजाय वित्तीय पूंजी द्वारा विकासशील देशों की सरकारों व वहाँ के दलाल पूंजीपतियों को ऋण देने शुरू कर दिए। उन्होंने वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बैंक और IMF जैसी बड़ी संस्थाओं को खोलकर औद्योगिक, मौद्रिक और वाणिज्यिक पूंजी को एकल वित्तीय पूंजी के रूप में संकेंद्रित कर दिया। अब उपनिवेशों को नव उपनिवेश कहा जाने लगा। जब इन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने विकासशील देशों की सरकारों और वहाँ के दलाल पूंजीपतियों को कर्ज देना शुरू किया, तो इसे नव उदारवादी अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया। इससे विकासशील देशों के बड़े और दलाल पूंजीपति कॉरपोरेट घरानों में तब्दील हो गए, क्योंकि उन्होंने भी इस वित्तीय पूंजी की बदौलत अपने पड़ोसी व छोटे छोटे देशों में अपनी वित्तीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक पूंजी का निवेश शुरू कर दिया और एक साम्राज्यवादी मुल्क का चरित्र अपनाना शुरू कर दिया। यही सब कारण थे जिनके चलते भारत में ब्रिटिश काल के दौरान और कथित आज़ादी के बाद भी कुछ समय तक थोड़ा बहुत औद्योगिकीकरण शुरू हुआ, लेकिन इसके बाद भारत भी विदेशी वित्तीय पूंजी की चपेट में आ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि भारत में औद्योगिकीकरण लगभग खत्म हो गया। आज़ाद भारत में कांग्रेस की नेहरू सरकार ने शुरू में कई सार्वजनिक उद्योगों की स्थापना की, लेकिन कालांतर में यह उद्योग धंधे वित्तीय पूंजी के आगमन के बाद घाटे में आ गए और फिर एक एक कर बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि इसके बाद निजी उद्योग धंधों के विकास पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यहाँ के कुछ बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया, लेकिन कुछ समय के बाद ये बैंक भी निजी क्षेत्र के पूंजीपतियों की सेवा में जुट गए। LIC सहित अन्य वित्तीय संस्थाएं भी भारतीय कॉरपोरेट्स की सेवा में जुट गईं। आगे चलकर सभी सरकारों ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों व संस्थाओं के निजीकरण की शुरुआत भी हो गई। इस तरह भारत में औद्योगिकीकरण का रास्ता बंद हो गया। लोग अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़क, रेलवे लाइनें, बिजली, पानी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस गए। ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं महज एक झूठे चुनावी वादे बनकर रह गईं। इन सबके चलते बेरोजगारी की समस्या ने बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर लिया। 1980 तक यह माना जाने लगा कि भारत की करीब 70% जनता राष्ट्रीय उत्पादन से जुड़ नहीं पाई थी। आगे चलकर राष्ट्रीय उत्पादन की अवधारणा ही समाप्त हो गई। यही कारण है कि जब हमने भारत में राष्ट्रीय उत्पादन से जुड़े लोगों और बेरोजगारी के आंकड़ों की तलाश करनी शुरू की, तो हमें काफ़ी निराशा हाथ लगी। हमने गूगल पर जब बेरोजगारी के आंकड़े ढूंढने शुरू किए, तो हमें विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की वेबसाइट पर तमाम अधूरे और भ्रमित करने वाले आंकड़े ही हाथ लगे। सरकारी एजेंसियों पर बेरोजगारी की दर और आंकड़े बहुत ही कम दिखाए जा रहे थे। तब हमने सोचा कि जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और बैंक ही दुनिया की समूची अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम सीधे वर्ल्ड बैंक
और IMF की ही वेबसाइट पर जाकर भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तलाश करें। लेकिन जब हम इन दोनों संस्थाओं की वेबसाइट पर गए तो ये देखकर हैरान हो गए कि इन दोनों संस्थाओं ने हमें भारत में बेरोजगारी के जो आंकड़े दिखाए उनका कुल और अंतिम निष्कर्ष यही था कि भारत में तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं कि वहाँ कोई ज़्यादा बेरोजगारी हो, वहाँ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, ज़बरदस्त चहुमुखी विकास हो रहा है, रोज़गार के अवसरों की तो वहाँ कोई कमी ही नहीं है। यानी वहाँ ना तो गरीबी है, ना बेरोजगारी है, ना महंगाई है। हम समझ गए कि हमें बेरोजगारी के सही, भरोसेमंद और विश्वसनीय आंकड़े कभी भी और कहीं भी नहीं मिलेंगे। तब हमने अपने ढंग से और अपने हिसाब किताब से, अपनी ही जांच और अपनी ही खोज से भारत में बेरोजगारी के वास्तविक आंकड़े तलाश करने की कोशिश की। ऐसे में जाहिर है कि ये आंकड़े वास्तविक नहीं बल्कि अनुमानित ही होंगे, लेकिन यह भी तय है कि यह आंकड़े वास्तविकता के बहुत ही ज़्यादा करीब होंगे। इसके लिए हमने पहले गूगल पर जाकर भारत की कुल जनसंख्या निकाली, जो सन 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 140 करोड़ थी। फिर इसमें से हमने 50 करोड़ ऐसे लोगों की संख्या घटा दी जो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग थे और जो 18 साल या 15 साल से कम आयु के बच्चे और महिलाएं थीं। इसके बाद हमारे पास 18 साल से लेकर 60 साल के बीच के लोगों की संख्या के आंकड़े 90 करोड़ निकल कर आए। फिर हम लोगों ने गूगल पर इस बात का पता करने की कोशिश की कि कुल कितने लोग निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं और कुल कितने लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और कुल कितने लोग खेती व कृषि से जुड़े हुए हैं और उसी पर निर्भर और कार्यरत हैं। इस तरह आंकड़े निकालने पर सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की संख्या हमें 5 करोड़ प्राप्त हुई। इसी तरह से निजी क्षेत्र उद्योगों, व्यापार, कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों आदि से जुड़े हुए लोगों की कुल मिलाकर संख्या 20 करोड़ प्राप्त हुई। जब हमने देश की कृषि और खेती किसानी पर निर्भर और उसमें कार्यरत लोगों के आंकड़े निकाले तो हमें करीब 10 करोड़ परिवार खेती किसानी पर निर्भर बताए गए। तो हमने ये माना कि अगर एक परिवार में 5 सदस्य भी मान लिए जाएं तो इसमें से 50 करोड़ लोगों के आंकड़े निकल कर आते हैं। यानी 50 करोड़ व्यक्ति पूरी तरह से खेती किसानी पर निर्भर हैं। फिर हमने इसमें से सिर्फ 15 करोड़ लोग ऐसे निकाले जो खेती किसानी आदि से जुड़े हुए कार्य करते हैं। फिर उनके घर परिवार के महिलाएं, बच्चे व बुज़ुर्गों को इसमें से हटा दिया तो 15 करोड़ के आंकड़े निकले। इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत 5 करोड़ लोग, निजी क्षेत्र में कार्यरत 20 करोड़ लोग और खेती किसानी आदि में कार्यरत 15 करोड़ लोग, यानी कुल मिलाकर 40 करोड़ लोगों के आंकड़े सामने आए, जिसे हम किसी न किसी काम में लगे हुए लोगों या कमेरों की संख्या मान सकते हैं। फिर हमने सोचा कि हो सकता है कि हमारे इस गणित में थोड़ी बहुत भूल चूक या कमी रह गई हो, तो हमने इस 40 करोड़ के आंकड़े में 10 करोड़ लोग और बढ़ाकर कुल 50 करोड़ लोग ऐसे मान लिए जो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्यरत हैं। लेकिन बेरोजगारी के चौंकाने वाले आंकड़े तब सामने आए जब हमने 90 करोड़ में से 50 करोड़ लोगों को घटा दिया। तो असली बेरोजगारी के आंकड़े और हमारे देश में कुल बेरोजगार लोगों की संख्या 40 करोड़ निकल कर आई, जो कि भारत की कुल आबादी का लगभग 30% हिस्सा है।